अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। पिंगड़ी जी जन्म दिवस के प्रसंग पर उपस्थित संघ गंगा के वर्तमान वाहक खिवैया पूज्य सत्संग चालक जी का सभागार में स्वागत है, अभिनंदन है। मंचासीन सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, दत्तोपंत जी के बारे में गपशप में हम सब लोग घंटों बोल सकते हैं, लेकिन भाषण में उनके बारे में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व ऐसे हो जाते हैं जो हम सब लोगों के साथ बराबरी से रहते, घूमते फिरते काम करते हैं। हमारे इस बुद्धि के इसमें मर्यादा में उनको पूरा देखना, उनके विचारों को पूरा समझना कठिन है, परंतु करना तो पड़ेगा, क्योंकि दत्तोपंत जी के विचार, दत्तोपंत जी का व्यक्तित्व, दत्तोपंत जी का कर्तृत्व, इसमें एक बात समझने की तो यह है कि व्यक्तित्व दत्तोपंत जी का, कर्तृत्व दत्तोपंत जी का, ये तो बिल्कुल ठीक ही है। दत्तोपंत जी के विचार, ऐसा जब हम कहते हैं, अगर दत्तोपंत जी होते और वो ये सुनते तो वो कहते कि मेरे विचार नहीं है, इसमें नया कुछ नहीं है, अपने भूमि का पुराना चलता आया हुआ विचार है। जैसे संघ के बारे में हम कहते कि संघ का विचार क्या है, संघ का विचार यहाँ जो चलता आया सर्वमान्य विचार है, वही संघ का विचार है, परंतु उस विचार की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, और अभिव्यक्ति देश काल परिस्थिति को समझकर करनी पड़ती है। अब केवल अभिव्यक्ति पर दत्तोपंत जी की बात रुकी नहीं, उन विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए, तो साथ साथ उन प्रयोगों की विधि भी जुड़ गई। अब ये सारी बातें वो उनकी अपनी है, वो उनकी अपनी है। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनका करना, जीना और जिनका बोलना, इसमें एक शाश्वत उपयोगिता होती है, ऐसे व्यक्तियों में दत्तोपंत जी थे। क्योंकि केवल उनके विचारों का हम विचार करेंगे तो नहीं चलेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि विचारों के अनुसार दत्तोपंत जी का जीवन कैसा था, और दत्तोपंत जी ने जो संगठन खड़े किए, जो कार्यकर्ता मंडली खड़ी की, उनमें उन्होंने कौन सा भाव भरा, ये सारा मनुष्य के विचारों से ही उदित है, और इसलिए सारा एक ही दृष्टि से ये सब कुछ निकलता है। तो इसलिए पहले उस दृष्टि को समझना पड़ेगा, और दृष्टि बहुत व्यापक थी। पहली विशेषता उसकी है कि वो विश्वव्यापी दृष्टि थी। दत्तोपंत जी का विचार ये उनको भारत में काम कर रहा था, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी अभिव्यक्ति हुई, लेकिन उस अभिव्यक्ति को बारीकी से देखते हो तो ध्यान में आता है कि विचार तो
कुल मिलाकर उस विषय के बारे में सारे विषयों में जो अप्लीकेबल है ऐसा विचार। और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो उनका सूत्र मजदूर क्षेत्र के बारे में उन्होंने मजदूर संघ के रूप में प्रत्यक्ष किया, नेशनलाइजेशन ऑफ लेबर, लिबराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ नेशन, ये सूत्र देश विदेश के लोग ग्रहण करने लगे। देश के लिए करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, ये घोषणा, इसका अध्ययन चाइना तक में किया गया और उसको स्वीकार किया गया। ये क्यों? क्योंकि भारत की विशिष्ट परिस्थिति में, भारत की सनातन विचारधारा के आधार पर और आज क्या कैसे करना इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की, उसके आधार पर एक संगठन खड़ा किया। परंतु वो जो दृष्टि थी वो तो वैश्विक दृष्टि है। भारत की सनातन दृष्टि ये वैश्विक दृष्टि है। वो किसी एक जन विशेष के लिए, किसी एक भूमि विशेष के लिए, किसी एक समय विशेष के लिए नहीं है। उसकी दिशा तो एक सनातन शाश्वत मार्गदर्शन करने वाली, उसको बिना समझे आगे का चिंतन समझ में नहीं आता। दूसरी, उस दृष्टि की ये विशेषता है कि वो अविरोधी सर्वसमावेशक दृष्टि है। यानी देशकाल परिस्थिति अनुसार यहां पर मजदूर क्षेत्र में, किसान क्षेत्र में, छात्रों में, कला में एक सक्रियता खड़ी करने के लिए उस समय प्रचलित अन्य विचारधाराओं के तुलना में इसका प्रतिपादन उन्होंने किया, लेकिन वास्तव में वो उनके विरोध में नहीं किया। त्रुटियां पूर्ण करने के लिए जो ईसा मसीह कहते थे, आई हैव कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय, वैसा दत्तोपंत ने एकात्म मानववाद के आधार पर एक मजदूरों के लिए दर्शन का प्रतिपादन किया, छात्रों में ऐसा किया। परंतु मजदूरों के लिए जो कम्युनिस्टों का दर्शन है उसके विरोध में नहीं किया, उसकी त्रुटियां पूरी करने के लिए किया। वो प्रतिपादन करते समय मार्क्स का जितना सहृदयता से उन्होंने अध्ययन किया है, और अध्ययन में उनको जो ऐसी बातें मिली कि जो स्वीकार्य होनी चाहिए, उनको भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबके सामने खुले दिल से रखा। ऐसा सब मामलों में है। और इसलिए हम देखते हैं कि दत्तोपंत जी के प्रतिपादन में खलील जिब्रान की कविताएं आती थी, पैगंबर साहब के जीवन के उदाहरण आते थे, तथागत बुद्ध की कहानियां, महावीर की कहानियां, सब आती थी। क्योंकि जो है वो क्या है, उसकी कमी को कहां कैसे पूरा करना, और इसलिए उनके विचारों के परिणाम की जो वो कल्पना करते थे और जैसी वो कल्पना करते थे वैसा अब आज होने लगा है कि अलग अलग विचारों के आधार पर मजदूर क्षेत्र में परस्पर विरोध में खड़े रहने वाले संगठन भी मजदूर हित के प्रश्न में एकत्र मोर्चा खड़ा करेंगे। वो हुआ है, और वो मोर्चा तब तक खड़ा नहीं हुआ तब तक जब तक मजदूर संघ प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि मजदूर संघ की दृष्टि में ये दृष्टि दत्तोपंत के चिंतन के कारण आई है। तो मजदूर संघ की शक्ति इस एकत्रीकरण का केंद्र बनी। तो उनकी कल्पना में गलत के खिलाफ सही ये बात नहीं थी उस दृष्टि के, और एक विशेषता ये भी है कि वो गलत के खिलाफ सही है ऐसा नहीं है, सबके लिए उस समय की क्या स्थिति क्या सही है ऐसा विचार करती है और सबको लेकर चलती है। इतना व्यापक अध्ययन, समझ लेना, जो अच्छाइयां है उसको स्वीकार करना, जो कमियां है उसको पूरा करने के लिए चलना, यह उस दृष्टि का स्वभाव है। उस स्वभाव के आधार पर दत्तोपंत जी का चिंतन है। हमको भी समझना है तो उस स्वभाव के आधार पर ही उसको समझना पड़ेगा।
और तीसरी बात है, उनके चिंतन में जो ये दृष्टि सनातन दृष्टि है, उसकी ही वो तीसरी विशेषता है कि वो अतिवादी नहीं है। सत्य से समझौता किए बिना दोनों सिरों को टालकर बीच में चलना मध्यम मार्ग, जिसको तथागत ने धम्म कहा है। संतुलन साधकर चलने वाली, उसी को धर्म कहा है आपने। ये जो धर्म वृत्ति है उस दृष्टि की, वो धर्म वृत्ति जिससे सबकी धारणा होती है, जिससे सब जुड़ते हैं, जिससे जुड़कर सब उन्नत होते हैं। जुड़कर गुंडाओं की गैंग नहीं बनती, जुड़कर सज्जनों के और समुदाय बनते हैं। ऐसी उस दृष्टि को दत्तोपंत जी ने अपनाया था। उसके आधार पर उन्होंने विचार किया। उस विचार की विशेषता है जो आज बिल्कुल सार्थक हो रहे हैं। ये जो बताया ना, रशिया काउंटडाउन शुरू हो गया रशिया में साम्यवाद का, वो बहुत पहले उन्होंने बताया। वैसे ही 89 में और डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी के निमित्त नागपुर में जो उस समय के और पहले रह चुके ऐसे सब प्रचारकों का एक संयुक्त शिविर हुआ था, उसमें समापन के भाषण या बौद्धिक वर्ग में उन्होंने कहा कि आज हमको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि सर्वत्र लाल लाल दिख रहा है। हमारे क्षेत्र में जैसे मजदूर क्षेत्र में सर्वत्र लाल लाल प्रभाव दिखता है, विदेशों का प्रभाव दिखता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सन 2000 आते आते ये लाल रंग भगवा की छटा में परिवर्तित हो जाएगा, सर्वत्र भगवा भगवा नजर आएगा। अब 89 में ऐसा कहने का कोई भी आधार, व्यावहारिक आधार दिख नहीं रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा। ये दूर की बात समझने की जो उनकी बात है, उसको ये कैसे हुआ? क्योंकि एक शाश्वत को पकड़कर उनका सारा चिंतन चलता है, और इसलिए उस चिंतन के आधार पर जो अनुमान वो लगाते हैं वो सत्य होते दिखाई देते हैं। और उस चिंतन के आधार पर उनका चिंतन देश काल परिस्थिति का अतिक्रमण करके भी सार्थक होता हुआ हमको दिखाई देता है। ये समझना चाहिए। पहली बात उनकी है कि अगर स्थिति में परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन चाहिए, उनका चिंतन आज भी सार्थक है। आज यानी क्या है, आज कैसा है, तो हम देखते सर्वत्र कि मानवता एक रुख सी गई है। इतनी सारी विज्ञान की प्रगति होने के बाद, सुख सुविधा होने के बाद भी सुख शांति समाधान कलहों से, संघर्षों से मुक्ति नहीं है। कट्टरपन कम हुआ ऐसा कहीं नहीं है। ये सब चल रहा है। तरह तरह के प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में श्रद्धा के आधार पर या प्रत्यक्ष अनुभव जनित विज्ञान के आधार पर तरह तरह के प्रयोग हुए, कोई भी सफल नहीं हुआ। उल्टा एक एक प्रयोग होता जाए तो ये सारी बातें, दुनिया का दुख बढ़ते चला गया। उससे मुक्ति कैसे पाना, ये प्रश्न दुनिया के सामने आज है, और उसका उत्तर इससे मिल सकता है जहां जहां इन विचारों के आधार पर प्रयोग हुए। उतर गए नक्सलवादी, हो गया समाप्त, उनकी परिवर्तनकारिता समाप्त हो गई, क्योंकि वो जानते थे व्यवस्था का परिवर्तन व्यवस्था के अंग नहीं कर सकते। उनकी कोई तुच्छ भावना नहीं थी, ये वस्तु स्थिति है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन स्क्वायर पे राउंड होल्स होने बाद उसमें भी, व्यवस्था में भी किसी को जाना पड़ता है। लेकिन वो वहां गए हैं इसलिए परिवर्तन होगा ऐसा हम मान के स्वस्थ रहेंगे नहीं चलेगा। हमको समाज का जागरण, समाज का प्रबोधन और समाज के
स्वावलंबी संगठन सुदृढ़ करने पड़ेंगे। और दर्शन कौन सा लेना पड़ेगा? एकात्म मानव दर्शन का उन्होंने हर बार ही किया है। वो एक नाम है भारत की सनातन दृष्टि, जो सबका सुख चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, चार ही पुरुषार्थों का धर्म अर्थ काम मोक्ष उत्कर्ष चाहती है, शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का विकास चाहती है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि सबको ध्यान में रखकर आगे चलती है। ऐसी एक समग्र एकात्म दृष्टि ही हर बात के बुनियाद में होनी चाहिए। इसको सोचकर उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने दर्शन किया, दर्शन का प्रत्यक्ष ऑपरेटिव ऐसा वर्णन दिया। दूसरी बात, वो कहते थे कि अगर ये होना है तो व्यक्ति ये पक्ष भी दूर करके नहीं चलेगा व्यक्ति का, क्योंकि उचित व्यक्ति होंगे तो ऐसे मजबूत संगठन बन सकेगा। और इसलिए व्यक्ति निर्माण ये भी उनके चिंतन का विषय रहा। अब संघ का विस्तृत चिंतन उसके बारे में है, लेकिन उसको बहुत सरल भाषा में सबको समझ में आए ऐसा, और आज के इससे संबंधित सब शास्त्रों से उसका मंडन करते हुए ऐसा उन्होंने रखा। कार्यकर्ता नाम की उनकी पुस्तक है, पढ़ने लायक। यानी किसी भी संगठन में आप रहो, किसी भी विचारधारा में रहो, एक आधी मैनेजमेंट कंपनी आपकी हो या नक्सलियों के किसी दलम के आप कमांडर हो, आपको उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें दत्तोबंद जी का व्यासंग कितना था ये भी दिखा, उसमें ये सब है दत्तोबंद जी के हर किताब में, लेकिन उसमें विशेषकर जो मैंने कहा खलील जिब्रान की कविता उसमें मिलती है। दुनिया के सभी पंथ संप्रदायों के आचार्यों के जीवन के प्रसंग वहां मिलते हैं। चारू मुजुमदार तक जीवन के उदाहरण, आदर्श जीवन के नाते वहां वर्णन करते हैं। एक सबके प्रति आत्मीय एकात्म समग्र दृष्टि देखते हुए सबका उन्नयन हो और कार्यकर्ता की गुण संपदा उसमें उत्पन्न हो, इस प्रकार का उन्होंने दिया है। तो कहते थे स्टेटस लविंग नेता और कंफर्ट लविंग कार्यकर्ता कार्य का विनाश करते हैं। क्या उनके कार्यकर्ता पुस्तक नहीं है। कार्यकर्ता कंफर्ट लविंग होना नहीं चाहिए और नेता को स्टेटस की परवाह नहीं चाहिए, सत्य की परवाह चाहिए। ऐसी कई छोटी छोटी बात कैसी करना। और मुख्य बात यह है, दत्तोबंद जी के विचारों की हम बात करते हैं, लेकिन दत्तोबंद जी के कर्तृत्व की भी बात, तो कर्तृत्व में जैसे बड़ी बातें हम देखते हैं, मजदूर संघ को दर्शन दिया, मजदूर संघ को इतना बड़ा किया, किसान संघ के मार्गदर्शक, भारतीय कला दृष्टि के बारे में आधुनिक संदर्भ में उसका प्रतिपादन करने वाले, ये सारी बातें हैं। लेकिन कार्यकर्ता के नाते कैसा होना चाहिए, ये दत्तोबंद जी के नित्य जीवन में देख लीजिए आप। जब नागपुर में वर्ग में आते थे, मैं नागपुर का प्रचारक था, वर्ग में आते थे, वर्ग का दिन भर का कार्यक्रम रहता है तो बाहर वगैरह जा नहीं सकते। फिर रात को 10 बजे वो मुझे कहते थे कि आज के काम के कारण आज बहुत थक गए होंगे आप, ऐसा मुझे कहते थे। इतने सारे वर्ग की व्यवस्था वगैरह, यानी उनका ये था कि बाहर जाना है तुम साथ चलोगे क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते थे आज तुम बड़े थक गए होंगे। तो मैंने कहा नहीं बताइए दत्तोबंद क्या करना। स्कूटर मेरे पास थी, तो वर्ग के कार्यक्रम 10 बजे समाप्त। तो बोले मैं परमिशन ले लेता हूँ सर्वाधिकारी जी की, दोनों के लिए। अब उनको कौन परमिशन पूछने वाला है, लेकिन वो प्रोसीजर में पक्के थे, सर्वाधिकारी जी को बताते थे। और फिर रात को 10 सवा 10 बजे वहाँ एक चाय पीकर हम निकलते थे। फिर किसी बड़े बंगले में भी कार्यकर्ता को मिलने के लिए जाना, किसी और मजदूरों की चाल बनी रहती है, उसमें एक खान में कोई कार्यकर्ता रहता है, उसको भी मिलकर आना, ऐसा सब। रात को 1-1:30 बजे तक जाना, हर जगह आधा कप चाय पीना, बात करना सुख दुख की, वापस आना, नियमित क्रम रहा उनका। कितने भी अस्वस्थ रहे, यानी कार्यकर्ताओं के बारे में जो लिखा है वो उनके जीवन में मिलता है। मुझे बताया एक प्रसंग, दर्बन में
वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो दत्तोपंत जी को वहाँ बुलाया, जाने के लिए भी कहा गया। दत्तोपंत जी एक ऑपरेशन से उठे थे, उन्होंने कहा मैं जा सकता हूँ, डॉक्टरों की अनुमति। वहाँ जो कार्यकर्ता प्रमुख थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं दत्तोपंत जी को लेने के लिए पहुँचा, तो दत्तोपंत जी ऐसे बड़े अदब से बाहर आए। मुझे लगा दत्तोपंत जी को क्या करने की जरूरत नहीं, दत्तोपंत जी बैठिए बैठिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कार में बैठते समय हाथ बाएं हाथ से उस तरफ से आए, वो बाएं हाथ से दरवाजा खोलने के लिए हाथ ऊपर किया, तो उस कार्यकर्ता ने देखा कि यहाँ खून रिस रहा है, वो जो घाव हुआ था पेट का वो खुल गया था, और वैसे ही वो भारत से चले और वहाँ पहुँचे। जाने के बाद फिर मरहम पट्टी वगैरह हुई, लेकिन चिंता नहीं अपनी कुछ, और कार्यकर्ताओं की सदैव चिंता, कार्यकर्ताओं के साथ सहज संवाद, कोई कारण हो ना हो, छोटे प्रबंधक से लेकर तो बड़े अधिकारी तक सबका परामर्श लेते थे, गपशप करते थे, हालचाल पूछते थे, हालचाल देते थे, बात बात में उससे जानकारी प्राप्त करते थे, और बात बात में कई प्रकार की जानकारियां उसको देते थे। ऐसा उनका कार्यकर्ता के जो जो गुण अपने यहां बताए जाते हैं, मैं लंबा वर्णन नहीं करता, उस पुस्तक को आप पढ़िए। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, टीम वर्किंग कैसा होना चाहिए, बहुत विस्तृत वर्णन है, पूजनीय गुरुजी के बौद्धिक वर्गों के आधार पर उन्होंने किया है। उसका प्रत्यक्ष जीवन में उदाहरण था। सोच उनकी जो थी वो प्रत्यक्ष, यानी विचार जो रखे उन्होंने, मजदूर एकता के बारे में विचार रखे, मजदूर एकता में वो कभी पीछे हटे नहीं, मजदूरों के हित में अपने को पीछे रखकर भी अन्य संगठनों को साथ लेना है, उनके साथ होना है, तो होने में वो कम नहीं हुए कभी। अन्य संगठनों ने ये मजदूर संघ वाला है, इसको मत बोलने दो, इसका भाषण नहीं होगा, हमारा होगा, ये सब किया है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी उस आंदोलन में उस संगठन का सहयोग कायम रखकर दत्तोपंत चले। और तात्कालिक स्वार्थ तो देखना दूरी बात रही, लेकिन तात्कालिक हित का भी वो विचार नहीं करते थे, शाश्वत हित का विचार करते थे। मजदूरों का हित केवल मजदूरों का स्वार्थ सीखने में है कि मजदूरों को राष्ट्रभक्त होना चाहिए। आजकल आंदोलन वगैरह चलते हैं तो बाकी सब बातें एक किनारे, पहले ये करो नहीं तो बाकी हम कुछ नहीं जानते, ऐसा स्वभाव बहुत आसानी से भड़काया जा सकता है, और इसलिए जिनको नेता बनना है, जल्दी नेता बनना है, वो उसका अवलंबन करते हैं। लेकिन वास्तव में किसी व्यक्ति के या किसी समूह के हित की बात कौन सी है? और इसलिए मजदूर संघ ने चाइना का आक्रमण होने के बाद सब मजदूर संगठनों ने जो अपने अनुयायियों को बताया उससे बिल्कुल अलग बताया कि अभी सब आंदोलन बंद करो, ओवर टाइम करो, पैसे मत लो, देश संकट में है। देश बचेगा तो मजदूर बचेगा, देश बचेगा तो छात्र बचेगा। हमारे जीवन में जैसे एक अपना होता है व्यक्तित्व, एक खुद ही होती है, वैसे एक परिवार होता है, वो भी मेरे जीवन का एक आधार है, वो भी मेरे जीवन का एक पहलू है। वैसे देश भी एक पहलू है। इन सबकी चिंता करेंगे तो जीवन सुंदर होगा, एक की चिंता करने से जीवन सुंदर नहीं होता। यह समग्रता का विचार भी उन्होंने दिया, वो आज सार्थक हो रहा है। अब आज हम कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले तो जब आया WTO उसने तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ही सांचे का होगा, उस सांचे को सब देशों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी और सारा कुछ बदलना पड़ेगा, अपने संस्कृति तक को छोड़कर इस एक सांचे में अपने आप को ढालना पड़ेगा। 5 साल के बाद ही उनको इसको ठीक करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वो एक ही मॉडल सब जगह लागू नहीं होता, सब देशों को अपना अपना मॉडल करना चाहिए। विकास के बारे में कल्पना लेकर चले, बाद में कहने लगे कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, सस्टेनेबल चाहिए।
ये सारी बातें क्या है, दत्तोपंत जी ने जिन विचारों को एक ऑपरेटिव रूप में रखा है, उन विचारों में ये सब है। उनके विचार अभी भी उनके विचार नहीं, इस भूमि का विचार सार्थक हो रहा है और उसका आज का रूप सार्थक हो रहा है। ऐसे और ये सारी बातें जानकर उनका जो विचार दर्शन है वो बहुत पढ़ने लायक है, सोचने लायक है और करने लायक भी है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट्स नाम की एक पुस्तक है उनकी, कलाकारों की। क्यों कला का क्या प्रयोजन क्या है? क्योंकि आखिर कलाकार भी कब रहेगा? कलाकार रहेगा जब देश रहेगा। अपने कलाकार प्रसिद्ध कब होंगे? जब अपने कला की प्रतिष्ठा रहेगी। और अपने कला की प्रतिष्ठा कब रहेगी? जब अपने देश की प्रतिष्ठा रहेगी। अपनी कला को ओरिजिनल कला कब कहा जाएगा? जब हम हमारा कुछ प्रकट करेंगे। पाश्चात्य विचारधाराओं की दृष्टि में चित्रकला जैसी है, उसका हम अनुकरण करने लगेंगे तो हम अच्छे कॉपी मास्टर कहलाएंगे। ओरिजिनल चित्रकारों जैसा हमारा नाम नहीं होगा। हमारी दृष्टि क्या है? हमारी कला की दृष्टि है सत्यम शिवम सुंदरम। यहां से उन्होंने शुरू किया। आज की देशकाल परिस्थिति में जीवन के सब अंगों में एक मूलभूत दर्शन हमारी दृष्टि के आधार पर, जो मूल में हमसे हमारी परंपरा से जुड़ा है और आधुनिकतम समस्याओं के उत्तर वहां के दे सकता है, ऐसा जमीन पर चल सकने वाला विचार उन्होंने जो दिया, अनेक संगठनों के करने से आज ध्यान में आ रहा है कि उनके कहे अनुसार करने के बाद आज उनका वो विचार और उसका जो ऑपरेटिव रूप उन्होंने रखा, क्रियात्मक रूप रखा, वो भी आज के दुनिया में अत्यंत सार्थक है। और ऐसा करने के लिए हम लोगों को कैसा होना पड़ेगा, इसको भी अपने जीवन से जो उन्होंने बताया है, वो भी हम सब के लिए आज भी करणीय है, अनुकरणीय है। इस दृष्टि को लेकर हम दत्तोपंत जी का स्मरण करें, दत्तोपंत जी की पुस्तकें पढ़ें, दत्तोपंत जी के संस्मरणों को स्मरण करें, तो बहुत कुछ परिवर्तन इस देश में, संपूर्ण विश्व को कल्याणकारी ऐसा, अपने देश के और करोड़ों बंधु बांधवों के लिए कल्याणकारी ऐसा हम कर सकते हैं। झंडा गाड़ना, किला जीतना, ये तो होता ही है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ये समाज में चलते रहता है और समाज में जो चलता है उसमें हम शामिल होते ही हैं। अपने देश में अनेक पंथ संप्रदाय है, तो हम एक दूसरे के नववर्ष की शुभकामना देते हैं। अभी 31 दिसंबर को कई लोगों के शुभ संदेश आएंगे। मैं कहता हूं हमारा वर्ष प्रतिपदा है, लेकिन उन्होंने शुभ संदेश दिया तो मैं थैंक यू, सेम टू यू, इतना तो करता ही, अलग नहीं करना पड़ता है। दुनिया में चलता है, उस रीति में हम सब शामिल होते। लेकिन जहां रीति बदलनी है और सबको विनाश की कगार से पीछे मोड़कर उन्नति की राह पर चलाना, ऐसा कर्तृत्व हो जाए अपना, ऐसी इच्छा है, वहां तो दत्तोपंत जी के इस बात का अनुकरण करना पड़ेगा, दत्तोपंत जी के विचारों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हम तय करें, लेकिन दत्तोपंत जी के विचारों की सार्थकता, दत्तोपंत जी के आचरण के उदाहरण की सार्थकता, दत्तोपंत जी ने बड़े परिश्रम पूर्वक जिस सनातन समग्र एकात्म दृष्टि को आत्मसात किया है, उस दृष्टि की सार्थकता, जिसमें हमारी और हमारे देश की प्रतिष्ठा है, उसको अगर हमको दुनिया के सामने लाना है तो हमको ये परिश्रम करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा उन विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बोलता हूं कि वो बड़ा व्यापक भी विषय है, समय भी खाएगा, और आप सब लोग उसको जानते हैं। एकात्म मानव दर्शन कहने से उसमें सब आ जाता है।
अन्य अन्य संगठनों के रूप में उसका क्रियात्मक उदाहरण आपके सामने है, उसका भी अनेक बार आपने सुना है, पढ़ा है। लेकिन करना क्या है हमको? उसको अपने जीवन का स्थायी भाव बनाते हुए वैसा सोचना, वैसा करना। ये हम करेंगे तो प्रतिवर्ष दत्तोपंत जी के जन्मदिन पर ये व्याख्यान का जो आयोजन होता है और प्रतिवर्ष सुनने वाले अनेक लोग यहाँ होंगे, उस सुनने का कुछ सार्थक होगा। दत्तोपंत जी का स्मरण केवल हमने नहीं किया, तो दत्तोपंत जी के दृष्टि को एक साकार रूप देकर हमने दत्तोपंत जी का कृति रूप स्मारक, स्मारक तो वो बिल्कुल चाहते नहीं थे, लेकिन कृति रूप स्मारक इसलिए नहीं, ये साकार ही जरूर चाहते थे। हम साकार करेंगे तो लोग कहेंगे कि एक पीढ़ी ऐसी आई जिन्होंने इन सब पुरखों के सपनों को साकार किया, ऐसा उनका स्मरण होगा। वैसा स्मरण आपके हमारे करने से उनका होने लगे, ये शुभकामना दीपावली के साथ साथ इसकी भी शुभकामना आपको देता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।